गुरुजी प्रणाम। हम सभी में एक अंदर की आवाज़ होती है जो हमें दिशा निर्देश देती है, लेकिन मन में उठते हुए विक्षेप और अहंकार और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के कारण यह आवाज़ दब जाती है। तो मेरे जैसा एक आम साधक कैसे जाने कि जो अंदर की आवाज़ है वो किसी गहरे तल से आ रही है या फिर ये किसी ऊपरी तल से, सतही तल से या इन्फ्लुएंस स्ट्रीम या फिर अहंकार इन तलों से आ रही है। अंदर की जो आवाज है वह प्रज्ञा है, विजडम है। अंदर की आवाज प्रतिसंवेदन है, वह प्रतिसंवेदन है। एक तो ये होता है कि जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों पर जो भी रिएक्शन होगा वह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के दबाव में होगा। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के दबाव में होगा तो फिर वह जो है मानसिक घटना होगी, सतह से आई, अंदर की आवाज़ नहीं कहलाई। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है सतह को प्रभावित करती है और सतह यानी कि वह मन हो गया। सतह यानी मन हो गया। मन जो है क्या है, वह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से प्रभावित है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ही तो लहरें उठती हैं ना। मन की लहरें, मन क्या है, लहरें हैं। लहरें किस पर है तो आत्मा पर ही। मन की लहरें तो आत्मा पर ही है ना। मन और आत्मा अलग अलग तो है नहीं। आत्मा की सतह पर उठने वाली लहरें मन कहलाती हैं। मन अलग से कोई चीज़ नहीं है। लहरें समाप्त हो जाएंगी तो मन रहेगा ही नहीं, मन है ही नहीं। लेकिन क्या रहेगा, आत्मा रहेगी, क्योंकि लहरें किस पर थी, आत्मा के ऊपर थी। बहुत गौर से देखें तो वह सारा विचलन जो है आत्मा पर विचलन है, क्योंकि यहाँ द्वैत होता नहीं है। भीतर खाने सब आपस में जुड़ा हुआ है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो मन की तरफ से कोई भी बात आएगी तो हमें द्वंद्व आएगा, निर्द्वंद्वता नहीं होगी। कोई भी निर्णय, रिएक्शन, कुछ भी हो रहा है तो यदि उसमें द्वंद्व है, उसमें भय है, तो वह कहाँ से आया है, मन से आया है। और यदि वह प्रतिसंवेदन है, भीतर से आया है, नाभि से आया है, तब जो है उसमें निर्द्वंद्वता होगी, क्योंकि वो प्रतिसंवेदन है। नाभि से प्रतिसंवेदन उठता है। जापान में किसी से पूछो, बच्चे से, विचार कहाँ से चलते हैं, वो तुरंत नाभि के पास हाथ रखता है कि यहाँ विचार चलते हैं। और शेष दुनिया के लोगों से पूछो कि विचार कहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। तो वहाँ सिखाया गया है, वो जो है वहाँ के संस्कारों में, कि विचार या कोई भी चीज़ उठती है तो कहाँ से उठेगी, उठेगी कहाँ से, नाभि से। यह जापान में सिखाया गया है। तो जापान में जो जैन परंपरा रही उस समय में काफ़ी समृद्ध परंपरा रही, काफ़ी वैज्ञानिक परंपरा रही। तो उसके तहत जो है तय किया गया कि जो केंद्र है वो कौन सा है, नाभि है। केंद्र तो नाभि ही है। केंद्र जो है वह तो नाभि ही है ना। बच्चा जब जन्मता है तो कहाँ से जुड़ा होता है, नाभि से जुड़ा होता है ना। गर्भ से जब आता है तो नाभि से जुड़ा होता है। तो नाभि वह केंद्र है। और जापान के बच्चों को उस केंद्र से जोड़ के रखा जाता है। बोले बुद्धि कहाँ होती है तो वह अपनी नाभि पे हाथ रखेगा। प्रज्ञा, विवेक कहाँ होता है, वहाँ। विचार कहाँ से उठते हैं, यहाँ से। वहाँ से क्या उठता है, वहाँ से उठता है प्रतिसंवेदन। वह प्रतिसंवेदन है, एक्चुअली विचार नहीं, वो प्रतिसंवेदन है। प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि जिसकी कोई प्रीवियस तैयारी नहीं है, प्लानिंग नहीं है।
मन की घटना कोई भी है तो वो इसलिए पहचानी जा सकती है कि उस पर एक्सरसाइज बहुत होता है ना, उसको बार बार दोहराया जाता है। दोहराया जाता है उसको मतलब है मन की घटना है। जुगाली कौन करता है? मन करता है। जुगाली मन का काम है। और प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि वह नाभि से उठाया। नाभि से उठाया मतलब वह उसकी कोई प्री प्लानिंग नहीं, उसकी कोई पूर्व तैयारी नहीं है, कोई भी तैयारी नहीं है उसकी। तो उसकी कोई यदि तैयारी नहीं है तो एक हैपनिंग की तरह होता है। वह हैपनिंग की तरह, तो उसमें समय का गैप नहीं होता, विचार नहीं होता, मतलब वह मन के बाहर की घटना है। प्रतिसंवेदन जो है मन के बाहर की घटना है, क्योंकि वह समय नहीं होता, इमीडिएट होता है। आप देखें कि किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, जान को खतरा आ गया है, तो क्या यहाँ से सोचेगा? यहाँ से सोचेगा तो देर हो जाएगी, मर जाएगा वो तो। कोई विपरीत परिस्थिति है, बिजली का करंट लगना है, सांप सामने आ गया है, टाइगर आ गया है, यदि यहाँ से चलेगा तो निपट जाएगा, निपट जाएगा ना। और वह जो है नाभि से प्रतिसंवेदन के द्वारा रिएक्ट करता है तो वो बच जाता है। कोई भी घटना घटी और इमीडिएट वहाँ पे एक्शन हो जाता है, पूर्ण जागरूकता के साथ में इमीडिएट एक्शन हो जाता है। तो इमीडिएट जो एक्शन होता है वो प्रतिसंवेदन है। उसमें कोई टाइम गैप नहीं है, उसमें कोई पूर्व धारणा नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। मतलब अंतरात्मा की आवाज़ है। अंतरात्मा का अर्थ है हमारी नाभि, वो हमारा डीप केंद्र है। इसलिए श्वास कहाँ से चलनी चाहिए? नाभि से। चलती है क्या? नहीं, बस यही बामुश्किल हृदय तक आती है, उथली। महिलाओं में आधे से ज़्यादा महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं, मतलब कह रहे 70-80% महिलाएं होंगी जिनकी सांस बड़ी उथली रहती है। कुछ छोटी सी सांस गई आई, बिल्कुल जैसे ऊपर से सांस ले रही हों। और ऐसी महिलाओं को देखा जाए तो थोड़ी डरी सी, घबराई सी, बेचैन सी, इस प्रकार की रहती है। और अब तो ये रोग तो पुरुषों में भी कॉमन हो गया, क्योंकि नौकरी की गारंटी नहीं, इसकी गारंटी नहीं, यह भय, वह भय, तरह तरह के भय। तो श्वास कैसी हो जाती है? ओछी हो जाती है। श्वास जो ओछी हो जाती है। रिदमिक सांस जो है और सही श्वास कौन सी है? जो गहरी होती है। गहरी का क्या अर्थ हुआ? नाभि से चलती है। तो नाभि से चलती है तो वह गहरी सांस होगी और सहज सांस होगी, है ना। दीर्घ सांस होगी और उसमें सहजता होगी। और दीर्घ सांस और सहजता होगी तो वह व्यक्ति कहाँ से जुड़ा हुआ है? प्राण के माध्यम से नाभि से जुड़ा हुआ है, अपनी रूट से जुड़ा हुआ है। रूट से जुड़ा हुआ है तो उसके विचार करने की क्षमता कैसी होगी? रूट से होगी। उसके विचार वहाँ से चलेंगे, वहाँ से प्रचालित होंगे, है ना। कहते हैं कि इस आदमी में बड़ी गहराई है। गहराई है का क्या मतलब हुआ? कि वह श्वास जो है नाभि से लेता है, वह नाभि से जुड़ा हुआ है। उसके विचार और रूट सारे कहाँ से? नाभि से हैं। और जो उथली सांस लेने वाला बंदा है वो तो यहीं से फेफड़ों तक बामुश्किल सांस जाती है, लौट जाती है ना। और जो है उसके अलावा उसका यह केंद्र सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव वो रहता है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव रहता है का मतलब ये नहीं कि पूरा खुला रहता है। वो तो 2-3-4%, 5% ऐसा कुछ जो है उतना ही एक्टिव रहता है। किसी का 10%, 12% और ज़्यादा से ज़्यादा 15%, ज़्यादा से ज़्यादा 15%। जैसे 15% यानी कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहते हैं ना उसे। तो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो है 15% के आसपास हुआ तो वह कौन हो गया? अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया। तो यह है कि वह उसका पूरा मस्तिष्क खुला हुआ नहीं रहता, लेकिन वह वहाँ पर वो गोल गोल चक्कर, छोटे दायरे में ज़्यादा चक्कर लगते हैं। ऐसे व्यक्ति की श्वास भी ऊंची रहती है तो उसका दायरा भी छोटा रहता है। तो सब कुछ जो है श्वास से जुड़ा हुआ है। यदि क्रोध होगा तो श्वास अलग किस्म से चलेगी, काम वासना हुई तो अलग किस्म से चलेगी, लोभ में अलग किस्म से चलेगी, भय में अलग किस्म से चलेगी, सहजता में अलग किस्म की श्वास चलेगी।
इसीलिए हम कहते हैं कि श्वास पर काम करो। और यह विधि हमने दी, अचानक एक्सेल, जहाँ खड़े हो वहीं से एक्सेल, पूर्व तैयारी के बगैर। पूरी श्वास नहीं फेंकनी है, गुणा भाग लगाना ही नहीं है कि श्वास कितनी आई है, कितनी गई है, कब फेंकें, क्यों फेंकें, कैसा फेंकें, कोई गुणा भाग नहीं है। अचानक एक्सेल, जहाँ खड़े वहीं से एक्सेल। इनहेल भी हो रहा था तो वहाँ इनहेल खत्म हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। और उसके बाद इनहेल को होने देना है, इनहेल को होने देना है, वहाँ बीच में नहीं आना है, टांग नहीं फंसानी है। और अगला एक्सेल जो है वो प्रॉपर होगा। पहला एक्सेल जो है प्रॉपर नहीं होगा और वही उसकी परफेक्टनेस है। पहला एक्सेल यदि प्रॉपर हो गया तो गलत हो गया, है ना। इसलिए श्वास पर काम करना जरूरी है, क्योंकि श्वास के जो है, श्वास के माध्यम से ही हैकिंग होती है। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे कॉन्शियस माइंड को हैक करता है, उसके लिए उसका टूल है हमारी श्वास। तो श्वास को मैनेज कर लेता है, श्वास को मैनेज करते ही वह पूरी तरह से हैक कर लेता है, अपने पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है। कौन से पैटर्न को एक्टिवेट करेगा, जहाँ जिसको जो ज़रूरत है, तो वैसी वाली वह जो है ब्रीथ की रिदम जो है वहाँ पे आ जाएगी, उस प्रकार की ब्रीथ चलने लगेगी। तो यही है कि प्रतिसंवेदन में जो भी विचार आएंगे, जो भी आवाज़ आएगी, उसमें टाइम गैप नहीं होता है, उसमें टाइम गैप नहीं होता है। गुरुजी पता कैसे करें कि सांस सम चल रही है, मतलब सही चल रही है या विक्षेप से भरी हुई है? अब ये पता करने से अच्छा यह है कि साधना हो जीवन में। यदि जीवन में साधना है तो श्वास वैसी हो जाएगी जैसी उसे होना चाहिए। हालांकि यह भी एक विज्ञान है कि हमारी श्वास कैसी चल रही है। तो उसके लिए अच्छा तरीका यह है कि जब क्रोध आया तो तुरंत सांस पे आ जाओ और देखो कि क्या सांस, कैसी सांस चल रही है। लोभ चल रहा है तो अपनी श्वास पे आ जाओ। काम क्रोध उठ रहा है, काम उठ रहा है तो उसमें श्वास पर आ जाओ। भय उठ रहा है तो उस अपनी श्वास पर आ जाओ। सहज स्थिति है, शांत और अच्छा महसूस हो रहा है तो अपनी श्वास पे आ जाओ। देखो श्वास कैसी चल रही है। ध्यान साधना की विधियाँ करते हैं ना, श्वास कैसी हो जाती है, बिल्कुल धीमी और गहरी। छोटी नहीं होती, छोटी नहीं होती, बहुत लंबी होती है, गहरी होती है, लेकिन धीमी होती है ना? उसका पता ही नहीं चलता है। श्वास शांत हो जाती है। तो जब जैसी परिस्थिति है, बार बार उसको वॉच करो, श्वास को वॉच करो। वॉच करने के अलावा उसके अपने जो है मानसिक रिकॉर्ड बना लो। चाहे तो उसको कहीं लिख के भी अपना करो, देखो उस पर अपनी टिप्पणियाँ लिखो, देखो समझते रहो। तो करते करते धीरे धीरे समझ में आता है कि ये कौन सी रिदम किसकी है। तो जब यदि क्रोध आ रहा और क्रोध वाली रिदम चल रही है तो उस समय आनंद वाली रिदम में श्वास को कन्वर्ट कर दो, क्रोध गायब हो जाएगा। क्रोध गायब हो जाएगा, उसके बगैर क्रोध रह ही नहीं सकता। क्रोध के लिए बस श्वास चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर वो नहीं हो सकता। इसलिए प्राण जो है, प्राण पर बहुत काम किया जाता है ना। प्राण ऊर्जा ही हम ले रहे हैं तो हमें उसमें ज्यादा प्राण ऊर्जा चाहिए होती है। हाँ, प्राण ऊर्जा का मतलब ये कि किस रिदम से वो प्राण लिए जा रहे हैं ना। श्वास का जो विज्ञान है वह यह है कि कौन सी रिदम को आप यूज़ करें। यदि शांत हैं, सहज हैं, तो शांति और सहजता वाली रिदम अलग होगी। इसलिए ध्यान साधना के बाद में वह जो है उस रिदम को देखना चाहिए कि कौन सी रिदम है। अगला प्रश्न किसका? स्वामी जी, अगला प्रश्न नहीं है, इसी क्वांटिटी में पूछ रहा हूँ मैं कि जैसे अभी आपने कहा कि प्रतिसंवेदन जब होता है तो स्पॉन्टेनियस हमारे रिएक्शंस होते हैं या एक्शंस होते हैं। और कई बार देखने में भी आता है कि जो गैप कम होता है, जैसे आपने कहा प्रतिसंवेदन में गैप कम होगा, लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कोई एक्शन हो रहा होगा तो वहाँ भी गैप नहीं होता, इंस्टेंट हो जाता है। कि जैसे अगर किसी ने हमारे मुंह की तरफ ऐसे किया तो आँख बंद हो जाती है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है वहाँ। या कोई प्रैक्टिस है हमारी कि अगर ऐसा कहा जाएगा तो मेरे से ऐसा होगा, तो वो भी वहाँ भी गैप नहीं होता। तो ये कैसे पहचानें कि ये जो हो रहा है ये प्रतिसंवेदन के थ्रू हो रहा है, गैप नहीं है, या ये के द्वारा हो रहा है जिसमें उसमें भी गैप नहीं है? दोनों ही किसी ने गैप नहीं है। कोई चीज़ आपके पास आ रही है और आपकी आंखें बंद झप जाती हैं, है ना। इसमें सबकॉन्शियस माइंड का तो कोई रोल नहीं, इसमें नहीं। ये गलत एग्जांपल दिया मैंने। हाँ। जैसे हम लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी, किसी ने कुछ बोला, अब उसमें वहाँ जवाब निकल रहा है, तो दो कारणों से निकलेगा
या तो प्रतिसंवेदन की डिमांड है ऐसी कि वहाँ बोलना चाहिए तो बोला जा रहा है, एक वो है कि हमारे मन में कुछ ऐसे भरे हुए प्रेजुडिसेस भरे रहते हैं जिस कारण से वो रिएक्शन निकल रहा है, जो कि सब उस समय आप गौर से देखिए कि जब कोई व्यक्ति आपको भला बुरा कह रहा है तो आपके भीतर जो एक गुस्सा जन्मता है और वो समय लेता है, तुरंत रिएक्शन नहीं होता है। उसमें जो है क्षण दो क्षण का गैप होता है। उस क्षण दो क्षण में जो है सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और उस प्रकार से वो प्रतिक्रिया देता है, इमीडिएट नहीं होता है। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा समय रहता है। और प्रतिसंवेदन में जो है समय का गैप होता ही नहीं है। प्रतिसंवेदन में समय का गैप होता ही नहीं है। बहुत बहुत गौर से देखना पड़ेगा, फर्क बारीक है। हाँ, बहुत बारीक सा फर्क बारीक है और ये समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ समझ में आएगी। जी। अवेयरनेस के साथ में प्रैक्टिस, अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए और उसको देखते समझते रहें तो धीरे धीरे वह चीज़ होगी। स्वामी जी, जब लड़ाई होती है किसी से तो वो जो कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें टू मैं जिसको बोलते हैं, तो वो सब प्रतिसंवेदन में काउंट हो रहा है? नहीं, एक ने कहा और नहीं, तुरंत दोनों react किया फिर? दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। वह तो जो है वही जागरूकता रखनी है कि ये प्रतिसंवेदन है, कि यह मानसिक तैयारी से किया हुआ कृत्य है। मानसिक तैयारी से किया हुआ कृत्य है तो वह प्रतिसंवेदन नहीं है, है ना। वह जो सबकॉन्शियस माइंड ने अपने हाथ में ले ली है बात। मगर गुरुजी, जैसे हमारे सारे विकार निकल जाते हैं, जैसे विपස්සना में हम करते हैं विकारों की उद्दीपना होती है, निर्जला होती है, तो बाय डिफॉल्ट ही हमें अगर कोई मतलब उल्टा भी बिहेव कर रहा है तो गुस्सा नहीं आएगा। जैसे गौतम बुद्ध, अगर उनके सामने कोई आता है गालियाँ भी देता है, कुछ बोलता है, तो वो बहुत पोलाइट रहते हैं, बोलते हैं मैंने लिया ही नहीं जो तुमने दिया। तो अगर अंदर नहीं हमारे वो विकार रहेंगे, सारे निकल जाएंगे, तो हम भी इस सिचुएशन में नॉर्मल। हाँ, वो देखिए इस प्रकार के जो है सब रिएक्शंस के लिए, इस प्रकार के रिएक्शंस के लिए सबकॉन्शियस माइंड की ज़रूरत है। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी पैटर्न एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसके रिलेटिविटी में एक्शन हो रहा है। वो एक्शन के जो डिज़ाइन हो रहा है ना, प्लान हो रहा है, डिज़ाइन हो रहा है, और उसके सारे प्रोग्राम्स भीतर हैं। अगर नहीं है ना, वो तो तरीका तो वही है ना कि सबकॉन्शियस माइंड में जो पुरानी इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं उसके आधार पर वो डिज़ाइन होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, वो प्लान डिज़ाइन होगा, फिर एक्टिवेट होगा। तो यह जो है सबकॉन्शियस माइंड का हुआ। यदि अब भीतर कुछ ऐसा है ही नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। होना है तो प्रतिसंवेदन होगा, उसमें मस्तिष्क और उसके रिकॉर्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके जो स्मृतियों की जो रिकॉर्ड्स है उसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को कुछ मिलेगा नहीं उससे, मिलेगा ही नहीं उससे। तो बहुत गहरे तल में वो बात जाएगी, और बहुत गहरे तल में जो बात जाएगी वहाँ से जो है प्रतिसंवेदन होगा। तो प्रतिसंवेदन तो अपने आप में परफेक्ट होता है, उसमें तो गुणाभाग होता ही नहीं। क्योंकि इसमें कहते हैं गहरे अंतर्मन से भी विकार निकाले जाते हैं, जैसे हिंदू दर्शन में। हाँ, वो देखो वो तो सभी जगह वही है। कोई इस विधि से कर रहा है, कोई इस विधि से कर रहा है, गहरे तल के भी निकलेंगे तो सब में निकलेंगे। ये जो विधि हमने दी कि सारे पैटर्न्स डिजॉल्व हो रहे हैं या फिर मैट्रिक्स डिजॉल्व हो रहे हैं, कर्म प्रारब्ध डिजॉल्व हो रहे हैं, इस प्रकार से, तो ये सारा कुछ जो है यह भी तो वही है, इसमें भी वही होगा, यह वही है, लेकिन थोड़ी मेथड का फर्क है। इसमें क्या है, मेथड का फर्क है। इसमें जो है बल्कि हमें कह रहे हैं कि विपश्यना से ज़्यादा गति से होगा। हाँ, ये जो विपश्यना से ज़्यादा गति से होगा। अब यह जो है आपका विपश्यना में संस्कारों की उदीर्णा हो रही है और निर्जरा हो रही है ना। इसे हम थोक में कह रहे हैं कि उदीर्णा हो रही है, सारे एक साथ निकल रहे हैं, जल रहे हैं और भस्म हो रहे हैं। थोक में उदीर्णा कर रहे हैं और थोक में उसकी निर्जरा कर रहे हैं। उदीर्णा क्या कर रहे हैं, गोदामी फूंक दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार की ये चीज़ें हैं और सारी विधियाँ अपनी अपनी जगह काम करती हैं। तो विपश्यना भी अपने आप में बहुत अच्छी विधि है, शानदार विधि है। तो विपश्यना भी हमने बीच में करी है, वह जो है हाँ मॉडिफाई विपश्यना है।
हाँ लेकिन गुरुजी ऐसे पहुंचना है वहां तक कि पता करना है कि हमको कहाँ से आ रही है आवाज, तो कहीं से शुरू करना पड़ेगा। कि मान लीजिए मन की ऊपर वाली लेयर से भी आवाज आ रही है, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, धीरे धीरे तो हम पहुंचेंगे ना वहां तक, अगर साधना कर रहे हैं हाँ हाँ तो फिर उसमें इतना उसको भाई, वही तो, जहाँ से है वहाँ से शुरुआत करें ना। जी तो यदि ऊपरी सतह की आवाज़ है, जी तो वो बस ऊपरी सतह की आवाज़ है, जी। लेकिन हमें होश पूर्वक तो रहना पड़ेगा ना। जैसे हम साधना होश को ही बढ़ाना है, मतलब साधना का मतलब है कि होश को बढ़ाना है। होश बढ़ेगा तो होश के साथ में चीज़ें पता चलेंगी। अभी तो यह है कि चीज़ें घट भी जाती हैं और पता नहीं चलती, हो भी गया, घट भी गया और उसका पता ही नहीं चल रहा है, तो होश ही नहीं है। तो होश को बढ़ाना है तो चीज़ें पता चलने लगने लगती, पता लगती है तो फिर उसका पूरा पूरा ब्यौरा आता है कि कहाँ घट रही, क्यों घट रही, कैसे घट रही, है ना। होश के साथ में उसके बारे में सारा कुछ पता चलने लगता है कि कहाँ से आ रही, कितने, कैसी आ रही, क्यों आ रही, कैसे पैदा हुई, उसका पूरा सब कुछ रहस्य खुलने लगेगा। होश प्रति संवेदना में हो रहा है नहीं, ये भी हमको समझ में आएगा। प्रतिसंवेदन तो वह भी समझ में आएगा ना। प्रतिसंवेदन देखेगा, प्रतिसंवेदन में तो है कि एकदम साक्षी भाव बना रहता है, जी हो रहा होता है, हम जान रहे होते हैं। प्रतिसंवेदन का मतलब है कि उसमें साक्षी तो है, हो रहा है और जाना जा रहा है। तो मतलब ये कि टोटल सरेंडर मोड में हम चल रहे हैं, तो धीरे धीरे तो ये चीजें मतलब ऑटोमेटिकली होने लगेंगी हमारे साथ साधना करते करते। फिर मतलब इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है, इतना घुसने की इसके अंदर कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो तो मन की स्वाभाविक घटना है ना। मन तो चाहता है हर चीज़ का एनालिसिस हो, है ना, धर्म का, ध्यान का, परमात्मा का। अब मन यदि परमात्मा का एनालिसिस करने लगा तो फिर हम कहते हैं कि परमात्मा को भी डिजॉल्व करो, क्योंकि तो मन की एनालिसिस वाली चीज़ हो गई है, जी तो मन का ही परमात्मा हुआ ना। जी तो मन का परमात्मा है तो उसे भी डिजॉल्व होना चाहिए, कि परमात्मा के बारे में इतना एनालिसिस हो चुका, सारा एनालिसिस मन का है, अंततः उसे भी डिजॉल्व होना ही पड़ेगा ना। अगला प्रश्न। अभी आपने कहा जो पद्धति है वो ये उसके साथ रगड़ा वगड़ मत करिए, वो माइक है, नहीं रगड़ा, टोटल आवाज़ इसमें आ जाएगी। नहीं रगड़ा। मैं ये पूछ रहा था कि जो ध्यान पद्धति है जिसमें हम कहते हैं कि जो पूरा काला धुआं उड़ रहा है, इस पूरे प्रक्रिया में माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे वो इमेजिनेशन वाला जो लगता है ना, तो उससे फिर विश्वास नहीं होता। मतलब वो न करिए, कहीं वो विधि धुआं आपके लिए ना नहीं हो है, जाए। वो विधि आपके लिए नहीं है, न करिए उसे, वो आपके लिए नहीं है। जिन लोगों के लिए है वो बोल रहे हैं कि उनका तो हाँ, तुरंत मैं हल्का हो भी कोशिश जाता है। करता हूँ कि जब बाकी लोगों को हो रहा तो मुझे भी हो, ऐसा कुछ हो, लेकिन नहीं, लेकिन गड़बड़ वो हो जाता है उससे। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, आपके लिए नहीं है वो विधि, है ना। हर किसी के लिए वह विधि काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन जो सवाल है वो थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। जो कोई साधक है जो साक्षी भाव में भी रह रहा है, पर उसकी लाइफ में जो जोड़ा भी जा रहा है और तोड़ा भी जा रहा है डिवाइन की तरफ से, जो आपने भी बताया है कि साधक को कई बार जोड़ा और तोड़ा जाता है जिससे वो अपने आप में रहे और साधना में डटा रहे। पर इसी दौरान अगर उसके हेल्थ को इतना इशू हो जाए कि अपना आप भी बंदा खो दे और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो दे, और उसमें एक टाइम ऐसा आ जाए कि, और उसके साथ साथ होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया हो, एलोपैथी लेता ना हो, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ जैसे हम बात करते हैं एजोटेरिक ग्रुप या महाअवतार बाबा जी या फिर कोई ऐसा सल्यूशन दे सकते हैं, कोई ऐसा बैकअप प्लान है उस साधक के लिए जो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहा है, बट वो इस स्टेज पे आ चुका है कि वो खुद को ख़त्म कर लेगा। इसमें देखिए कि फ्री विल जो है, हाँ कर दीजिए, फ्री विल जो है, फ्री विल के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता है। अब कोई व्यक्ति अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहा है गलत चीज़ें, मैनिफेस्ट कर रहा है तो उसका खुद जिम्मेदार है। वो क्या मैनिफेस्ट कर रहा है? अपने लिए समस्याएं मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने स्वास्थ्य के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि इसके बावजूद बाहर हो जाए। उसका एक ही रास्ता है, साधना। साधना में भी सही साधना।
तो साधना जो है, साधना हमें होश देगी। होश क्या देगी कि वह बताएगी कि कहाँ गलती कर रहे हो। साधना से, होश से क्या पता चलेगा कहाँ गलत कर रहे हैं हम। तो यदि हम गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हमें समझ में आएगा कि ये मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, वो रुक गया तो समस्या वहाँ रुक जाएंगी। लेकिन हम मैनिफेस्ट करते चलें और किसी चमत्कार की प्रतीक्षा भी करते चलें, हम गलत मैनिफेस्ट करें और ये उम्मीद करें कि कोई दूसरा आकर हमारे गलत मैनिफेस्ट को सुधारता जाएगा, लेकिन गलत मैनिफेस्टेशन जो है वो चलता रहेगा। बहुत गौर से समझने वाली बात है यह। रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होता रहता है, उसको जस्टिफाइड कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होता रहता पर है। गुरुजी साक्षी भाव में रह के अगर, साक्षी भाव ऐसी बात थोड़ी है, रेवड़ी तो है नहीं। नहीं रेवड़ी तो नहीं है, पर किसी की साधना है लंबे टाइम की, रेवड़ियाँ तो खा के वो भी ओशो के भक्त होंगे, उन्होंने भी कुछ सीखा होगा, बट फिर भी वो इस सिस्टम में, इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो उन्हें तो निकालने क्या के है लिए कि कुछ तो सोल्यूशन होगा। साक्षी के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको पता है कि जो साधक हैं, ओशो की बात करी ना आपने, ओशो के साधकों में 99% साधक जो है साक्षी भाव में नहीं होते हैं, 99% से ज़्यादा। हाँ, साक्षी की बातें उन्हें बहुत अच्छी आती है। साक्षी की बातों में या फिर या धर्म की बातों में उनको कोई नहीं हरा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ये अलग बात है कि उनके जीवन में वो नहीं है ना। हम तो ऐसे बहुत सारे लोगों के टच में रहे हैं, उस जगह, उन आश्रम में उन लोगों के बीच में हम रहे हैं, हमने देखा है, उनके संग साथ में हम रहे हैं और सबको देखा है कि यह जो है बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और साक्षी जो है, साक्षी तो है और वह क्रोध कर रहा है, मतलब साक्षी कहाँ से? वो बड़ा क्रोध आ जाता है उसे, फलाना हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, कुछ अतिशय चीज़ें होती रहती। तो अतिशय चीज़ें यदि होती जा रही हैं, मतलब साक्ष्य भी फलित नहीं हुआ है, साक्ष्य भी फलित नहीं हुआ है। साक्ष्य यदि फलित हो जाएगा तो यह चीज़ें नहीं होने वाली हैं। हाँ, लेकिन साधना कंटिन्यू रखें और सही साधना। देखो, ओशो की बात आपने करी, तो ओशो ने कहा है कि साधना की विधियाँ जो हम दे रहे हैं, इन विधियों में अपना आपको 100% देना है। जो निगेटिव पार्ट है, 2 पार्ट होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। तो निगेटिव पार्ट में आपको 100% देना है। जो एक्टिविटी बताई जा रही है उसमें पूरी ताकत लगानी है, लेकिन 100% लगाने वाले आदमी मिलते नहीं हैं। आधी अधूरी सी पद्धति को अपनाया जाता है, उससे हैपनिंग होती नहीं है, हैपनिंग घटती नहीं है। बट फिर भी वो 1% में हो, अगर 99% गलत हो सकते हैं, अगर यदि 1% में है तो उससे तो क्रोध आएगा नहीं, और ना ही वो रंग, पर वो जोड़ने और तोड़ने की वजह से गुस्सा आ रहा है जो इतना। नहीं, वो जो है रंग मैनिफेस्टेशन उसकी तरफ से होगा ही नहीं। समस्याएं आएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं आ सकती उसको, क्योंकि फिर इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है उसको तकलीफ़ें भी देगा, तो कितनी कितनी तकलीफ़ें झेलने देगा। उसका तो मैं भी साक्षी हूँ। हाँ, तो फिर हो रहा है, तो फिर अभी मिस्टेक है, अभी इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम की तरफ से सहयोग नहीं आ पा रहा है, क्योंकि साधना में कोई चूक है। स्वीकार तो करना पड़ेगा, साधना में कोई चूक है। यदि स्वीकार किया जाएगा तो फिर रास्ता निकल जाएगा, नहीं स्वीकार किया जाएगा तो फिर बस मुबाह से चलते रहेंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ध्यान में न किया हुआ, हो सकता है 25 साल से वो लगातार रोज़ ध्यान में बैठती हों, है ना। लेकिन 25 साल से रोज़ ध्यान में बैठने का मतलब तो यह नहीं कि साधना वो डीप में चली गई। बहुत सारे लोग तो 100 जन्म से कर रहे हैं और साधना डीप में गई नहीं, 100 जन्म से लगातार साधना में और अभी तक डीप में नहीं गई, है ना। तो 10-20 साल 25 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने साल से साधना में है कि रोज़ इतना ये सुनते हैं, इसका प्रवचन सुनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना करते हैं, ढिकाना करते हैं। इतना करने का यह मतलब नहीं कि वो हो ही गया, कि भाई मेरी 100 साल की साधना है तो मतलब मैं इस स्टेज पे हो सकता है 100 साल की साधना है और वो वहीं खड़ा हो। किसी की 100 जन्म की साधना और वहीं खड़ा हो 100 जन्म में भी। तो नियमित साधना से ही कोई ऊपर चला जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। ऐसे ऐसे मैट्रिक्स भी क्रिएट होते हैं जो साधना के बावजूद जो है वहीं फंसे रह जाते हैं। साधना में कुछ ग्रोथ होती है, लेकिन एक ग्रोथ होने के बाद, एक स्टेज आने के बाद वहाँ पे अटकाव खड़ा हो जाता है। उस बैरियर को तोड़ना जरूरी होता है। वो बैरियर टूटता है तो फिर आगे की यात्रा होती है, फिर एक बैरियर खड़ा हो जाता है। वो बैरियर टूटना आसान काम नहीं होता है। सहज प्रवाह में एक स्थिति तक तो यात्रा हो जाएगी, इस स्टेज तक तो यात्रा हो जाएगी, वहाँ पर फिर बैरियर है, वो बैरियर टूटना चाहिए। और बैरियर टूटेगा कैसे? इसलिए तो
गुरु सदगुरु की जरूरत होती है, इसलिए तो क्रिएट की जाती है चीज़ें। अस्तित्व में क्यों बनाए, गुरु और सदगुरु क्यों पैदा किए, क्यों वो सिचुएशंस डाली, क्या जरूरत थी इनकी। वो बैरियर्स बन जाते हैं, उन बैरियर्स को तोड़ना होता है, तो उनकी प्रेजेंस में ही वो बैरियर टूटते हैं, अन्यथा नहीं टूट पाते हैं उनका। इसलिए सत्संग का महत्व है। वो ब्लॉकेज टूटते ही वहीं पर है, उसके पहले ब्लॉकेज टूटते नहीं है। यहाँ नहीं देख रहे आप, सारे तो ब्लॉकेज लेकर आए थे ना। कौन था जो ब्लॉकेज लेकर नहीं आया था? डिजॉल्व हुए ना ब्लॉकेज, नहीं हुए। अगला प्रश्न। हाँ स्वामी जी, जैसे आपने अभी इंटेलिजेंस क्वेश्चन का उल्लेख किया, तो आज का जो अति आधुनिक जो जीवन शैली है, जहाँ पे कॉरपोरेट कल्चर का जो कंपटीशन है, तो उसके साथ में इंसान का इमोशनल क्वेश्चन कितना बैलेंस रहना चाहिए? क्योंकि कॉरपोरेट कल्चर में लोग ट्रिगर करते हैं आपको, और कॉरपोरेट कल्चर वालों का इंटेलिजेंस क्वेश्चन हाई रहता है और उनमें शायद इमोशनल क्वेश्चन कम रहता है। तो वो बैलेंस कैसे किया जाए? और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ध्यान साधना करते हैं उनको तो पता है कि भाई हमें अपना आपा नहीं खोना, हमको बैलेंस रहना है, पर सामने वालों को ये पता नहीं रहता। पहली बात तो यह है कि कॉरपोरेट कल्चर ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, है ना। वह जो है भावनाओं के माध्यम से आपकी भावनाओं को मोल्ड करते हुए आपका मिसयूज़ करेगा। उसको आपको मिसयूज़ करना ही करना है, तो मिसयूज़ होता ही रहेगा। अब ये सवाल आता है कि इसका हम बैलेंस कैसे करें। अब कॉरपोरेट कल्चर में रहना है, उसमें बैलेंस करना है उसे, तो अभिनय के द्वारा ही होगा। कॉरपोरेट कल्चर की हम बात कर रहे हैं, चाहे तो इसमें भी आप देख लें, जो सर्विसेज हैं उसमें भी आप देख लें, तो बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो बातचीत बहुत बढ़िया करते हैं ना, अभिनय पूर्वक बढ़िया बातचीत करते हैं, और वो सबसे कम काम करते हैं, और उनका रुतबा भी ज़्यादा रहता है। जिसको बोल देते हैं कि चापलूस है, बॉस का चापलूस है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। तो ये सारा कुछ जो है अभिनय के अंतर्गत आता है कि अब इतनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है और उसके बीच में आपको चलना है, तो आपको निचोड़ने और उस करने की कोशिश की जाती है। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब है कि कितना आपको जो है निचोड़ लिया जाए। वो जितनी आपकी सैलरी देते सोचते हैं कि इससे 10 गुना ही हमको कमा के दे, आउटपुट इसका 10 टाइम्स होना चाहिए। तो उसमें जो है अभिनय पूर्वक ही उससे बचा जा सकता है, कोई तरीका ही नहीं है। आपको कॉर्पोरेट कल्चर नहीं, गौर से देखेंगे आपका परिवार भी यूज़ करना चाहता है, आपके रिश्तेदार भी यूज़ करना चाहते हैं, आपके मित्र भी यूज़ करना चाहते हैं, हर कोई आपको यूज़ करना चाहता है। क्योंकि ये पूरा संसार जो है, सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है किस पे बेस्ड है? यूज़ करने पे बेस्ड है ना। चाहे धन की हो, चाहे राजनीति की हो, समाज की हो, परिवार की हो, सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। और ये किस बात पे, इसका मूल बिंदु क्या है? यूज़ करो, कैसे हम यूज़ कर लें, मिसयूज़, है ना। वो सही शब्द बोलें तो मिसयूज़, हर कोई आपका मिसयूज़ करना चाहता है, ठीक है ना। यानी सबको अपना स्वार्थ तो रहता ही है। हाँ, पर तो उसका स्वार्थ पूरा कैसे होगा? जब तक वो आपको मिसयूज़ नहीं करेगा तभी तो उसका स्वार्थ नहीं सद पाएगा ना। तो स्वामी जी, जो समाज में जो इमोशनल क्वेश्चन जो रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, इंसान को इंसान के प्रति जो सद्भावना रहनी चाहिए। देखो ये कौन सी बातें कर रहे हैं? नैतिकता की बात कर रहे हो ना। नैतिकता एक हाइपोथेसिस है, सत्य कभी भी नहीं है। नैतिक समाज कभी भी नहीं रहा, हो ही नहीं सकता, असंभव घटना है। समाज को ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए, सारी दुनिया कह रही है, हजारों लाखों साल से कह रही है, और हजारों लाखों साल से जो कभी नहीं हुआ, और आने वाले करोड़ों अरबों खरबों साल में कभी नहीं होगा, है ना। और इस धरती नहीं, करोड़ों धरती, अनंत धरतियाँ हैं, उसमें कभी नहीं हुआ। हाँ, इसकी चर्चा सब जगह होती है कि समाज को ऐसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, है ना। हम समाज को बैलेंस कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। आप मिलवाओ हमें समाज से। कब पैदा हुआ था समाज? कहाँ पे रहता है?
उसका ऑफिस कांटेक्ट नंबर है समाज का, कांटेक्ट नंबर है, मिला दो, है ना, हमारी मीटिंग करवा देना, यहाँ बुला लो, लंच पे बुला लो समाज को, है ना, कल बुला लो लंच पे, उससे हम बात करते हैं, उसको मैनेज कर लेंगे, कन्विंस कर लेंगे। मिले तो सही, हम ढूंढ रहे हैं समाज को। समाज क्या है? हाइपोथेसिस है ना, देखा है आपने। बोले देश को ऐसा होना चाहिए, हम बहुत समय से ढूंढ रहे हैं कि देश है, रहता कहाँ है। कभी हलो हाय करे, हमारे साथ बैठे, चाय कॉफ़ी कुछ हम खाना वाना खाए, बातचीत करें, कोई भी देश नहीं आया। बहुत सारे देश, ये देश वो देश, हम सोचते कि एक आध देश तो बड़ा नहीं, छोटा देश ही मिले कभी हमसे, कभी मिला ही नहीं हमको। थोड़ी बातचीत करें, समझें। तो हाइपोथेसिस की बातें जो है ना, वो बेकार की बातें हैं। नैतिकता जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, सिर्फ परिकल्पना है। नैतिकता यानी कि एक जो है व्यवहारिक सत्य, यानी कि जो क्या होता है, नकली व्यवस्थाएं, काम चलाऊ व्यवस्थाएं, है ना, वह नैतिकता होती है। नैतिकता की दुहाई दी जाती है ताकि अपने काम, स्थितियों को अपने पक्ष में किया जा सके। जो कमज़ोर पक्ष होता है वह नैतिकता की दुहाई देता है, जो मजबूत पक्ष होता है वह नैतिकता को तोड़कर अपने काम निकाल लेता है। और सारा कुछ जो है छीन झपट का खेल है। पूरा संसार क्या है? छीन झपट का खेल है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हर कोई छीन रहा है, झपट रहा है, यह मेरा, यह मेरा, मेरा 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 मेरा। तो उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स अपनाई जाती हैं। उसमें एक ट्रिक है नैतिकता, एक ट्रिक है, ट्रिक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, मतलब ये चापलूसी जो है वही अभिनय है आप जो बता रहे हो? अब बस वो अभिनय कर रहा है और उस अभिनय का वो लाभ ले रहा है। संसार ऐसे ही चलता है। जो अभिनय नहीं करता है वो गधा होता है, उसके ऊपर फाइलों के ऊपर फाइलें लादते जाओ, है ना, गधा है वो बेचारा, ढोएगा। जो डालो वजन डालते जाओ, वो ढोता जाएगा, है ना। और ऐसे लोग रहते हैं जो बढ़िया इधर लल्लो चप्पो करते हैं, काम धाम बराबर करते ही नहीं। वो सही है। और उसका बॉस जो है वो उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। भाई संसार ऐसा है, ऐसा ही चलेगा। हाँ, इसमें आप ये दे सकते हो कि कोई गवर्नमेंट का अधिकारी कर्मचारी है तो वो किन के साथ, मतलब किसी पब्लिक के साथ डील कर रहा है, वहाँ अपनी ईमानदारी दिखाओ ना, कि उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके साथ मिसबिहेव ना हो। अपनी यदि हम क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, और यदि हमारे जीवन में कोई साधना है तो उसमें जो है सहानुभूति होगी, सहजता होगी, तो वह जो है उनके प्रति कैसा बिहेव करता है। इसलिए हमें एक जो उदाहरण सामने घटे हैं उनको लेना चाहिए। हम एक बैंक में गए थे, बैंक में एक लेडी ऑफिसर थी, यंग थी, तो हमने उसे देखा वह जो है गांव के कुछ लोग, बूढ़े बुजुर्ग, ठीक से दिखता नहीं, लिखते पढ़ते कुछ आता नहीं, वो उनसे डील कर रही थी। तो हमने पता किया था कि वो उसका जॉब ही नहीं है उसको डील करना, लेकिन वो आवाज़ दे के बुला लेती थी, अम्मा जी इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया आप अम्मा जी, आपका कौन सा काम है, कैसा काम है? अरे हो जाएगा ना, काहे चिंता कर रहे हो, ये फार्म भरना है, अरे हम भर देते हैं ना, ये करना है हम कर देते हैं ना, वो नहीं दे रहा, चलो हम चलते हैं ना। तो वह जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, क्योंकि वहाँ देखो आप बैंक में जो अनपढ़ गरीब गुरबे रहते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, भटकते रहते हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देगा। पढ़ा लिखा स्मार्ट बंदा है थोड़ा सा, उसे कोई कहीं अटक रहा है तो हर कोई हेल्प करने आ जाएगा, हाँ ये ऐसा कर लीजिए ना, वैसा कर लीजिए। उस लेडी को हमने देखा इतने प्यार से और इतने करते, उनको गौर से हम देखते रहे उसको। वो 2-4 बार जब भी गए तो वो ऐसी करती मिली, अपने काम भी करती रहेगी, यह भी करती रहेगी, वह भी करती रहेगी, देख लेगी अरे कोई बुजुर्ग आया, अरे अनपढ़ दिख रहा है, इसका काम नहीं बनेगा, उसको बुला लेगी, चपरासी को बुजुर्ग बुला के ले आओ, अरे बैठो बैठो बैठो, क्या काम हो गया, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, उसका काम करवा के छोड़ेगी। और वो बिल्कुल इरिटेट नहीं होगी। तो उसके भीतर जो भावना है, प्रेम है, सहजता है, मतलब वह किस तल को जी रही कि यह व्यक्ति समस्या में है, उसकी समस्या हम कैसे दूर कर दें, क्योंकि वह समस्या उसे लगता है उसकी नहीं है तो मेरी भी समस्या है, उसकी समस्या साल होगी तो मेरी समस्या साल होगी, उसकी समस्या साल हुई तो मेरी समस्या साल हुई। जैसे उसके अंदर रिलैक्सनेस आएगा
उस बुजुर्ग महिला या पुरुष जो बुजुर्ग लोग हैं, अनपढ़ गंवार, जैसे उसका काम साल होगा तो कैसे हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। उसके साथ में यह भी प्रसन्न और खुश हो जाएगी। वह प्रसन्नता इसे भी आप्लावित कर लेगी, उसकी दुआएं आशीष से भी आप्लावित कर लेंगी, लेकिन उसकी डिमांड कुछ नहीं है, उसकी डिमांड कुछ नहीं है। और उसे मालूम है कि मुझे सुबह से शाम तक जब यह काम करना ही है तो अच्छे से करो, आनंद से करो। अब जो है वहां पर ऊपर का अधिकारी कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो उसके लल्लो चप्पो कर देगी, कुछ ऐसा कर देगी कि वह भी सेटिस्फाइड हो जाए और नीचे वही काम चालू रखेगी। हो सकता है अपने टेबल के काम वो इधर उधर को अपना कम करवा देती हो और ये वाले काम करती हो, ये भी बैंक की सेहत के लिए काम है और ज़्यादा जरूरी काम है। काम वो ज़्यादा कर रही है लेकिन अपने आनंद से कर रही है। तो ऐसा है कि संसार में जो चीज़ें प्रचलित है ना, जो अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, उनका प्रयोग तो करना ही पड़ता है, तभी आप चल पाएंगे। ईमानदारी से, इससे उससे एकदम सिस्टम से चलेंगे तो तकलीफ में बने रहेंगे। भाई आपका जो है ढंग, उसमें यह ख्याल होना चाहिए कि नीचे जो बंदा है, कॉमन मैन जो है, जो आपके पास आ रहा है डील करने के लिए, उसको आप क्या दे सकते हो, कितना बेस्ट दे सकते हो, उसको बेस्ट दे दो आप, उससे आपकी भी खिलावट होगी। अगला प्रश्न। स्वामी जी ये तो पूरा समझ में आ गया। और एक दूसरा क्वेश्चन जी, अभी तो स्वामी जी आपका सानिध्य है, इतनी पवित्र आत्माओं के साथ है, उतना एटमॉस्फेयर पवित्र है, लेकिन जब घर जाएंगे, वापस जॉब पे जाएंगे, तो वहाँ की परिस्थितियाँ भी अलग होगी और प्रश्न भी अलग होंगे। तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए साधना की दृष्टि से यहाँ से जाने के बाद, वो थोड़ा मोटा मोटा बताइए। ऐसा सभी साधकों का प्रश्न आता है कि यहाँ तो एक ऊर्जा क्षेत्र है, इस ऊर्जा क्षेत्र पे सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वापस लौट के वहीं जाना है जहाँ हम इतनी समस्याओं के बीच में रहते आए हैं। उन्हीं परिस्थितियों को फेस करना है। तो परिस्थितियाँ तो वही रहेंगी, लेकिन आप वह नहीं हैं, अब आप परिवर्तित हैं। लेकिन यहाँ होश किस चीज़ का होना चाहिए कि जो दिया आपको जलता हुआ हाथ में दिया गया है, उसको संभाल के रखना है, उसको बुझने नहीं देना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जो यहाँ सहजता है, ये सहजता वहाँ बनी रहे। जो होश है वह होश चलता रहे। दिया होश का दिया है, जो दिया आपको दिया गया है यह होश का दिया है। यह होश का दिया जो है जलते रहना चाहिए। होश का दिया यदि जलता रहेगा तो समस्या होकर भी नहीं होगी। समस्याएं तो रहेंगी क्योंकि संसार ही समस्या का संसार है। यहाँ समस्याओं का अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो एक है ना, तीतर के आगे एक तीतर, तो समस्या के आगे एक समस्या, समस्या के पीछे की एक समस्या, समस्या के ऊपर एक समस्या, समस्या के नीचे एक समस्या। कोई भी सफ़ा खोल लो, नई समस्या है ना। तो समस्याएं तो ऐसी चलती रहेंगी, इससे तो मुक्ति की कोई वो नहीं है। समस्याएं तो चलती रहेंगी, लेकिन होश का दिया बना रहे। उस होश के दिए के साथ में समस्याओं को हम फेस कर पाते हैं और फेस करके प्रतिसंवेदन के माध्यम से उनका कुछ न कुछ निदान हो जाता है। अगला प्रश्न। स्वामी जी सब कुछ जानते हुए भी और कोशिश करने के बावजूद भी कई बार कोई परिस्थितियों में सहजता चली जाती है, असहजता आई जाती है, तो उससे उसको कैसे डील करें? अचानक एक्सेल है ना, ऐसे ही डील करना पड़ेगा। कुछ भी आया तो तुरंत एक्सेल करो। एक्सेल करने से सारी हैकिंग ख़त्म हो जाएगी। जो हैक किए हुए हैं पैटर्न्स हमारे कॉन्शियस माइंड को, वह हैकिंग समाप्त हो जाएगी। हैकिंग समाप्त होते ही विजडम जाग जाएगी, प्रज्ञा जाग जाएगी, और उस प्रज्ञा से प्रतिसंवेदन होगा, और प्रतिसंवेदन में समाधान छुपा हुआ होता है। प्रतिसंवेदन में
जो परिस्थिति है, वहाँ जो भी समस्या है, उसका समाधान उसमें छुपा हुआ होता है, इनबिल्ट होता है उसमें, और वह समस्या वहाँ समाप्त हो जाएगी। यह ऐसा लगता है कि दो टूक जवाब दे दिया, नहीं, ये दो टूक जवाब के अलावा जब यह चीज़ घटने लगेगी तब इसके रहस्य आपको पता चलेंगे। ये कैसा मिरेकल है, कैसा जादू है, कैसा हो जाता है। स्वामी जी, एक्सेप्टेंस पावर जो आपने बताया, उससे सारी समस्याओं का समाधान एक्सेप्टेंस पावर है कि सारी समस्या को एक्सेप्ट कर लो। हाँ, समस्या, देखिए, समस्या से को हम फेस नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको फेस नहीं कर रहे हैं। फेस नहीं कर रहे हैं तो हम क्या है, कल्पनाएं करेंगे। हम क्या करेंगे, कल्पनाएं करेंगे। और कल्पनाओं में क्या होगा कि हम समस्या को या तो बहुत बड़ा करके देख लेंगे, या कुछ और समझ लेंगे, मैनिपुलेट करके किसी और दिशा में ले जा लेंगे। तो समस्या जैसी है वैसी तो हम उसको जान ही नहीं रहे, उसमें बहुत सारे मेंटल प्रोजेक्शंस हमने मिला दिए हैं। मेंटल प्रोजेक्शंस हमने मिला दिए कि ऐसा है, वैसा है, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। और समस्या को हम सहजता से यदि फेस करते हैं, मतलब उसको स्वीकार कर लिया तो ठीक है, ये समस्या है, देखते हैं अब जैसा है, जाके खड़े हो गए उसमें, तो उसमें हमारी सहजता रहेगी। उस सहजता से जब हम समस्या को देखेंगे तो समस्या का असली स्वरूप प्रकट होगा और पता चलेगा समस्या इतनी बड़ी नहीं है, उसका मूल स्वरूप क्या है। और मूल स्वरूप दिखेगा तो जब समस्या का मूल स्वरूप दिखेगा तो उसके साथ उसका समाधान दिखने लगता है। यही विजडम है। उसका हमें समाधान क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम कल्पना में उसके काल्पनिक समाधान ढूंढते रहते हैं और वो अपना काम नहीं करते हैं। और जब समस्या का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा कि समस्या क्या है, कैसी है, वास्तविक में है कैसी, तो जैसे उसका स्वरूप प्रकट होगा समस्या का, तो वह समाधान जरूर उसके साथ ही आ जाता है। ये सम्यक दृष्टि जो है समाधानकारी है। सम्यक दृष्टि समाधानकारी, और सम्यक दृष्टि से जो चीज़ जैसी वैसी दिखती है, जैसी वैसी दिखती है, वह घट बढ़ के नहीं दिखती, जैसी वैसी दिखती है। और जैसी और वैसी दिखेगी, मूल स्वरूप में दिखेगी, तो वहीं पर उसका समाधान बिल्कुल अनफोल्ड हो ही जाएगा। वहाँ पर वो अनफोल्ड हो ही नहीं पाता कि काल्पनिक समस्या को हम उल्टा सीधा कर ले रहे हैं, और वो समस्या जब ठीक से दिखी नहीं तो उसके समाधान उल्टे सीधे आएंगे और काम करते नहीं। अब यह देखा कि यहाँ कपड़ा फट गया है, इसमें ये सुई लगा के अब धागे से सी देंगे तो हो जाएगा। समस्या इतनी बड़ी दिख रही है, उसमें लगेगा वो जो सूजे आते हैं ना बोरे सिलने वाले, वो वाले सूजे से लगेंगे, वो सूजे डालोगे तो और फट जाएगा, नहीं हो जाएगा। या फिर तलवार डालनी पड़ेगी। हाँ, वो अपना एक है ना, जहाँ सुई से काम चलता है, वह तलवार की क्या जरूरत है। तो वही है कि समस्या उतनी बड़ी है कि वहाँ पे एक सुई की जरूरत है, और वहाँ हम अपने जो प्लान कर रहे हैं कि सूजा लाएं कि तलवार लाएं कि कटार लाएं, तो समस्या जो है फिर वो काल्पनिक समस्या है और उसके समाधान बड़े खतरनाक हैं। तो मूल जो समस्या है वो उसको और बिगाड़ देती है वह चीज़। हम जो उसमें समाधान दे रहे हैं वह व्यावहारिक समाधान है ही नहीं, तो समस्या घटने के बजाय और बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है। कपड़ा थोड़ा ही फटा था और ये तलवार डाल के पूरा फाड़ दिया, है ना। और डैमेज कंट्रोल हो सकता था, छोटा सा सुई धागा लगता और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी, जैसे अगर जटिल समस्या हो तो उसको सरल करने की कोई प्रक्रिया विधि? जो भी जटिल समस्या है उसको सरल करने की प्रक्रिया यही है कि उसको एज इट इज़ देखा जाए, उसका मैनिपुलेशन न किया जाए, उसके बारे में कोई कल्पना न की जाए, समस्या के सामने जाके खड़े हो जाया जाए, देखा जाए कि समस्या है क्या। तो देखते ही देखते वो छोटी हो जाती है। जटिल समस्या जो है ना सरल होने लगती है, सरलता उसमें आती जाती। और सरलता के साथ में जब वो मूल स्वरूप में आती है तो समाधान हमें वही दिखने लगता है। इसका समाधान क्या है, उसका समाधान हमें दिखने लगता है। ऐसा नहीं कि समाधान मतलब वो जो है उसके निपटारे का ही समाधान होगा। वह ऐसा होगा कि अरे जो इतना बड़ा लॉस नहीं, इतना बड़ा लॉस है, और यह लॉस ऐसा है, ये तो हो ही गया तो क्या परेशान क्या होना है, स्वीकार कर लो। अरे हो गया, मारो गोली, खेल खत्म। अब जो है इस टेंशन को हटा करके जो लॉस होना है वो हो गया, आगे की सुध ले, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लेंगे
तो जो इधर लॉस हुआ वो उधर रिकवर हो जाएगा। अब जो है हम उसको इतना बड़ा करके देख रहे हैं, उसमें उलझ रहे हैं, हम अगला जो गेन है वो गेन भी उसके कारण चला गया, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो समस्या को फेस करना है, फेस करते हुए जटिल नहीं रह जाती, वो सरल होने लगती है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि उन समस्याओं को तो बस पूरी तरह से स्वीकार कर लेना होता है कि समस्या मतलब ये हो गई, इतनी हानि हो गई, ऐसा हो गया, या इतनी होने वाली है, उसका कोई उपाय है नहीं तो स्वीकार कर लो, उसे स्वीकार कर लो, उसको बदलने की क्या जरूरत है, स्वीकार ही कर लिया जाए ना। अगला प्रश्न किसका है यहाँ कोई प्रश्न? आपका प्रश्न है तो आप यहीं पूछ सकती हैं, पूछिए। मैं साधना से रिलेटेड पूछना चाह रही हूँ कि साधना के दौरान ध्यान के समय बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अनुभव होते हैं, कुछ लोगों को बहुत कम होते हैं, कुछ को बिल्कुल नहीं होते हैं। तो क्या जिन्हें बिल्कुल अनुभव नहीं होते हैं वो सही प्रक्रिया नहीं अपना पा रहे हैं या कोई और? इसमें सारी चीज़ें हो सकती है, या तो सही प्रक्रिया नहीं अपना रहे हो, या फिर भगवान बुद्ध वाली स्थिति हो। भगवान बुद्ध ने 6 साल साधना करी, अनुभव कुछ नहीं हुआ, है ना। लेकिन ना कुंडलिनी जागी, ना फलाना हुआ, ना ढिकाना हुआ, ना अनाथनाथ सुनाई दिया, है ना। बुद्ध की वाणी में नहीं है अनाथनाथ, कुंडलिनी, सबका कोई जिक्र ही नहीं है ना, ये सब हुआ ही नहीं। एस्ट्रल ट्रेवल की बात नहीं करते हुआ, तो ये सब नहीं हुआ, तो क्या उन्हें बोध नहीं हुआ, उन्हें बुद्धत्व नहीं हुआ? गौतम को बुद्धत्व नहीं हुआ ना। तो अनुभव होना कोई जरूरी नहीं है कि अनुभव होगा, बाईपास हो सकते हैं, अनुभव जो है बाईपास भी हो सकते हैं। अब जो है दूसरी बात यह आती है कि जो है अनुभव होना जरूरी नहीं है। पहली बात तो यह होगी कि अनुभव होना कोई बहुत जरूरी नहीं है। आपका प्रश्न क्या था, कोई एक पॉइंट छूट रहा है ना, कि मतलब यही मैंने पूछा था कि अनुभव अगर नहीं है तो क्या वो सही ट्रैक पे नहीं है? अनुभव यदि नहीं है तो सही ट्रैक पर नहीं है, तो इसमें एक बात तो यह है कि अनुभव होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात यह आती है कि यह भी हो सकता है कि वो सही ट्रैक पर ना हो। तो उस केस में पता कैसे चले कि हम सही तरीके से मतलब साधना में सही ट्रैक पे जा रहे हैं? क्या चेंजेस ऐसे हों अपने आप में जिससे हम ये जान पाए कि हम सही रूप से आगे बढ़ रहे हैं? साधना में पहली बात यह होता है कि हल्कापन आता है जी, सहजता आती है, जटिलता विदा होती है। व्यक्ति सहज होगा, सरल होगा, उसका व्यक्तित्व में ठहराव आएगा, स्थिर रहेगा, हड़बड़ी बेचैनी समाप्त होगी। यही लक्षण है, हड़बड़ी और बेचैनी समाप्त होगी, भविष्य की चिंता कम होने लगेगी, भविष्य मिटने लगेगा, गुणाभाग कम होने लगेगा। हमारी सीधी सादी भाषा में, सदुक्कड़ी भाषा में बोले तो गुणाभाग कम होने लगेगा। तो गुणाभाग कम होने लगा मतलब साधना ठीक जा रही है। यह एक उपाय है। गुरु जी, कभी कभी ये भी देखा है, कभी अपने साथ भी होता है या दूसरों को भी, ऐसे कि सब समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें, प्रयास भी किया जा रहा है उस रास्ते पे चलने का, लेकिन अचानक से अगर सामने वाला कुछ ऐसा कह दे जो हमारे मन का नहीं है या हम जो कहना चाह रहे हैं उससे भिन्न है, तो ईगोस क्रैश कर जाते हैं। तो उसको कैसे पहचाना जाए, उसको कैसे हटाया जाए? वही कि अवेयरनेस के साथ, होश के साथ उस चीज़ को देखना। बस ये, इसमें सीधा कुछ नहीं किया जा सकता, बस होश बढ़ना चाहिए, होश जो है बढ़ना चाहिए। तो सारी साधनाएं होश को बढ़ाने की साधना है। होश बढ़ते जाएगा तो वह चीज़ें अपने आप चली जाएंगी। दूसरी बात यह है कि होश बढ़ाने के साथ जो क्लिनजिंग की विधियाँ दी जा रही हैं, क्लिनजिंग की विधियाँ पैटर्न डिजॉल्विंग की विधियाँ, पैटर्न्स जो हैं ये पैटर्न ऑपरेट हो रहे हैं, पैटर्न ऑपरेट होने तो पैटर्न डिजॉल्व होने चाहिए। अच्छा, होश के साथ में जब कुछ ऐसा होता है, कहीं कोई क्लैशेस हो रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, तो मतलब यह तो एक बहुत बड़ी चोट अपने भीतर पड़नी चाहिए ना।
हम वो जो है ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, बल्कि यह होना चाहिए कि देखो हम कहाँ खड़े हैं। पर हम अपने आप को क्या कहते हैं? साधक कहते हैं। और साधक का कोई गुणधर्म तो है नहीं है, साधक का गुणधर्म नहीं है, और हम अपने आप को साधक कह रहे हैं। दैट मीन्स कि एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब साधना हमारी झूठी साधना है, नकली साधना है। साधना में क्वालिटी पैदा ही नहीं हुई है। जो भी साधना है नकली साधना है, कि बार बार ईगो क्लैश हो रहा है और खतरनाक तरीके से ईगो क्लैश हो रहा है ना। मतलब कि अभी साधना घटी नहीं है, साधना की नौटंकी चल रही है, अभी घटी नहीं है। कड़वी बात है, लेकिन यह जो है सो है, उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। स्वीकार करेंगे तब आगे यात्रा चलेगी, है ना। भगवान शिव कहते हैं तुम्हारी यात्रा वहीं से शुरू होगी जहाँ तुम खड़े हो। पहले यह पहचानो तुम खड़े कहाँ हो। हाइपोथेटिकल यात्रा मत करना कि तुम खड़े यहाँ से और 100 किलोमीटर ऊपर के पहाड़ को देखो, बोले कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से यात्रा चालू हो रही, गिर जाओगे। पहले पहचानो तो सही कि हो कहाँ पे, खड़े कहाँ पर हो, और वहाँ से यात्रा शुरू करो। अगला कोई प्रश्न है? सभा समाप्त की जाए।